गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने मैं एक नए टॉपिक के साथ लेसन नंबर 2 किंग्स एंड किंगडम्स के टॉपिक है फॉरेन इन्वेशन। मुस्लिम आक्रमणों को हमने भारत के इतिहास में अगर मध्यकालीन भारत में देखा तो इसमें पहले अटैक अब्दुल्ला और बुंदेला के द्वारा किया गया था, जो कि सिंध के राजा दाहिर ने इन्हें पराजित किया और पराजित करने के बाद या पराजित होने के बाद ये वापस चले गए। उसके बाद अब्दुल्ला और बुंदेला 711 ईस्वी में भारत आए और भारत में सिंध के राजा दाहिर के साथ इनकी युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद ये वापस चले गए पराजित होकर के। लेकिन अब्दुल्ला और बुंदेला के इतिहास को हम कम जानते हैं या इसके मुस्लिम असफल आक्रमण के रूप में इसे जाना जाता है। लेकिन अगर पहले सफल मुस्लिम आक्रमण की बात करता हूं तो प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद कासिम के द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। मोहम्मद कासिम भारत में लूटपाट के उद्देश्य से आया था, इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए आया था। इसने अलग अलग सोर्सों से यह जानकारी प्राप्त किया था कि भारत एक समृद्धशाली राज्य है, भारत में धन संपदा और वैभव से संपन्न यहाँ के समाज के लोग हैं और इनको लूटने के उद्देश्य से ही भारत में वो आया, साथ साथ अपने इस्लाम धर्म के प्रचार प्रसार के लिए भी। पहला मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद कासिम के समय 712 ईस्वी में। मोहम्मद कासिम के 712 आक्रमण के बाद मोहम्मद कासिम लूटपाट किया। लूटपाट करने के बाद अपने विजित प्रदेशों को छोड़ करके यह वापस चला गया। मोहम्मद कासिम जब भारत में सबसे पहला आक्रमण किया तो उस समय सिंध के राजा दाहिर का यहाँ पर शासन था और सिंध के राजा दाहिर के समय में इसके साथ दाहिर का युद्ध हुआ और दाहिर को यह बुरी तरह से पराजित करने के बाद यह वापस लौट गया। फिर बाद में चल करके फर्स्ट मुस्लिम अटैक जो हुए थे, इसके मोहम्मद गजनी का गुलाम सेनापति अलब्तगीन हुआ। अलब्तगीन का गुलाम और विश्वासी सेनापति सुबुक्तगीन हुआ। सुबुक्तगीन के ही बेटे का नाम महमूद गजनी था, जो बाद में चल करके सुबुक्तगीन के साम्राज्य को गजनी साम्राज्य के रूप में यह स्थापित किया। महमूद गजनी का पीरियड 997 AD टू 1030 AD तक था। इसी पीरियड में महमूद गजनी ने भारत पर समय समय पर आक्रमण किए हैं। महमूद गजनी के जो आक्रमण है, महमूद गजनी के जो अटैक है, सबसे पहला 1001 AD में राजा जयपाल के अगेंस्ट में इसके अटैक हुए। जो महमूद गजनी का पहला अटैक 1001 ईस्वी में। महमूद गजनी का सबसे महत्वपूर्ण और भारत के लिए विनाशकारी जो अटैक था वो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। महमूद गजनी का अंतिम अटैक 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध। अब मैं बता दूं यहाँ पे कि सबसे प्रमुख जो अटैक था जो जिसके उद्देश्य से भारत में महमूद गजनी एंट्री किया था, महमूद गजनी के एंट्री करने का उद्देश्य ही था लूटपाट करना और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना। और इसके लूटपाट के को साकार अगर ये सार्थक सिद्ध हुआ तो सोमनाथ मंदिर में भारी धन संपदा का इसने लूटपाट किया और विध्वंसकारी नीतियों को भी अपनाया। सोमनाथ मंदिर को यह ध्वस्त किया, साथ साथ सोमनाथ मंदिर में जितने हीरे जवाहरात थे उनको लूट लिया। उस समय के इतिहासकार यह बताते हैं कि सोमनाथ मंदिर में कुल लगभग 20 लाख दिनार की लूटपाट हुई थी, संपत्तियों की लूट हुई थी। इन्हीं लूटी हुई संपत्तियों को जब महमूद गजनी वापस लेके जा रहा था तो बीच में जाटों ने उन्हें रोका और उसकी लूटी हुई संपत्तियों को लूटा था। फिर जाटों के विरुद्ध उसका जो अंतिम अटैक था, जाटों के विरुद्ध जो अंतिम अटैक था, इस अटैक का उद्देश्य था बदला लेना, जो कि उसको जाते समय लूटे हुए थे उसी का बदला लेने के लिए जाटों के विरुद्ध में महमूद गजनी का अंतिम अटैक हुआ। महमूद गजनी की मृत्यु 1023 ईस्वी में हुई थी। महमूद गजनी लौटते समय यह माना जाता है कि महमूद गजनी या बहुत सारे इतिहासकारों का यह मानना है कि महमूद गजनी की मृत्यु मलेरिया के कारण हुई थी। मच्छरों के काटने से मलेरिया हुआ और वो मर गया। आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे, मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी का टोटल कुल पीरियड जो है 1168 से लेकर के 1192 ईस्वी तक। इसी पीरियड में मोहम्मद गौरी ने भारत के क्षेत्रों को विजित किया और भारत के क्षेत्रों को विजय प्राप्त करके अपने साम्राज्य को विस्तारित करने का प्रयास किया। जैसा कि मोहम्मद गजनवी का जो उद्देश्य था भारत में लूटपाट करना, साथ साथ इस्लाम धर्म का प्रचार, इसके भी उद्देश्य लगभग समतुल्य ही थे। इसने लूटपाट के साथ साथ उस साम्राज्य को अपने अधीन भी करते चला गया, साथ साथ वो एक किंगडम, एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करने का उद्देश्य इसका बनता चला गया। क्योंकि जैसे जैसे व्यक्ति
विजय की ओर होता है, उसका उत्थान भी या उसके अभिलाषा भी बढ़ती जाती है। ठीक मोहम्मद गौरी के साथ भी इसकी अभिलाषाएं बढ़ती चली गई और भारत को अपने अधीन या अपने साम्राज्य के अधीन करना इसका प्रमुख उद्देश्य बनता चला गया। साथ साथ इसके समय में भी इस्लाम धर्म के प्रचार हुए। मोहम्मद गौरी सबसे पहले गौर साम्राज्य का ये गवर्नर नियुक्त किया गया 1173 ईस्वी में। बाद में चल करके 1173 से 1173 के बाद 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान पे आक्रमण किया और पराजित किया। साथ साथ पाटन के विरुद्ध इसने अटैक किया 1178 ईस्वी में, इसे भी अपने अधीन किया, जीता। साथ साथ अटैक अगेंस्ट द पेशावर 1180 ईस्वी में पेशावर को भी अपने अधीन किया, और जो कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर या भारत के बाहरी क्षेत्रों को हम ये वर्तमान के दृष्टिकोण से देखें तो भारत के बाहरी क्षेत्रों में जैसे पाकिस्तान अफगानिस्तान के क्षेत्रों को ये अपने अधीन करता चला गया। अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट अटैक अगर इसके बात करते हैं या सबसे इंपॉर्टेंट अगर युद्धों की मैं बात करूं तो मोहम्मद गौरी के 2 प्रमुख युद्ध हुए भारत में, और वो बैटल ऑफ तराइन फर्स्ट एंड बैटल ऑफ तराइन सेकेंड। बैटल ऑफ फर्स्ट तराइन 1191 ईस्वी में और सेकेंड बैटल ऑफ तराइन 1192 ईस्वी में। इस दोनों युद्धों की अगर मैं बात करूं तो दोनों युद्धों में पृथ्वीराज चौहान, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान एक राजा हुआ करते थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ इसकी मुलाकात हुई और फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को बुरी तरह से पराजित किया और इसे गिरफ्तार कर लिया। मोहम्मद गौरी को गिरफ्तार करने के बाद पृथ्वीराज चौहान उसे फिर मुक्त भी किए। मोहम्मद गौरी के द्वारा इस बात का प्रॉमिस किया गया था कि फिर से दोबारा पृथ्वीराज चौहान के राज्यों पर आक्रमण गौरी के द्वारा नहीं किया जाएगा। इस सारे शर्तों के साथ मोहम्मद गौरी को इसने मुक्त किया था पृथ्वीराज चौहान ने आफ्टर फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन 1191 ईस्वी में। लेकिन मोहम्मद गौरी एक जिद्दी इंसान था। मोहम्मद गौरी इतनी आसानी से अपनी हार या अपनी पराजय को स्वीकार करने वाला नहीं था। पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का स्टार्ट किया, यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के सामने खड़ा हो गया युद्ध करने के लिए। पृथ्वीराज चौहान अभी इस युद्ध को भुला भी नहीं सके थे, तब तक उनके सामने एक दूसरा युद्ध है। हम इसकी स्टोरी को थोड़ा आगे बताते हैं, पहले इनके युद्धों की चर्चा कर लेते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान के सामने आए, पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। मोहम्मद गौरी के इस योजनाबद्ध युद्ध को लेकर के पृथ्वीराज चौहान हतोत्साहित हो गए। साथ साथ पृथ्वीराज चौहान को इसने पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए 1192 ईस्वी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इसके बाद इस युद्ध में पराजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को अलग अलग किताबों में या अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातों को बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान को लेकर के बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। पृथ्वीराज चौहान की मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी। कुछ लोग यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके और बहुत सारी यातनाएं दिया मोहम्मद गौरी ने। तो अलग अलग बातों को अलग अलग तरह से पेश किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। उसको हम लोग कहानियों के रूप में एक पढ़ेंगे। अटैक अगेंस्ट द जयचंद। अब जयचंद के अगेंस्ट भी मोहम्मद गौरी का अटैक हुआ। जयचंद गौरी के फेवर में थे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आकर के जयचंद ने 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मदद की थी। इसके बीच एक इतिहास है, इसके बीच एक अंतर्द्वंद है जो भारतीय राजाओं के बीच संघर्ष के रूप में चलता रहा। इस युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में हराया। हराने के बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 ईस्वी में। लेकिन मोहम्मद गौरी की अगर मृत्यु की मैं बात करूं तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कुछ ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि खोखर ट्राइब के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई जम्मू कश्मीर के पास में, जब वो रिटर्न जा रहा था अरब, यानी कि रिटर्न जाते समय यानी वापस जाते समय मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई खोखर ट्राइब के द्वारा। कुछ अलग कहानियों में एक बात मैं यहाँ पे आपको जोड़ना चाहूंगा कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद पृथ्वीराज चौहान को जब गिरफ्तार किया गया तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जिस प्रकार से गजनी के साथ अल बरूनी ने उसकी सारी कहानियों को, उसके सारे लूटपाट को, सारे
पॉलिटिकल इवेंट्स को इसने लिस्टेड किया था। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के भी साम्राज्य के, पृथ्वीराज चौहान के भी जीवन की हर घटनाओं को इनके दरबार में रहने वाला एक दरबारी कवि चंद्रबरदाई के द्वारा भी सारी घटनाओं को लिस्टेड किया गया था। उस घटनाओं को जो लिस्ट किए गए थे, उसी घटनाओं में कुछ कहानियां हैं। उस कहानियों को हम लोग जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु कैसे हुई, साथ साथ मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या उनकी मृत्यु के रहस्य हैं। इन रहस्यों को पृथ्वीराज चौहान की के द्वारा या इसके दरबार में लिखी दरबार के दरबारी कवि चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई पुस्तक पृथ्वीराज जो रासो है, इस पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी जो पुस्तक है पृथ्वीराज रासो, इस पृथ्वीराज रासो में ही ये एक चौपाई दी गई है, जिस चौपाई का रहस्य है इसके पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच संघर्षों की, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच युद्धों की, और साथ साथ इसकी मृत्यु के भी रहस्य इसी चौपाई में छुपे हुए हैं। कहानी यह है कि मोहम्मद गौरी जब वापस जा रहा था, पृथ्वीराज चौहान को भी बंदी बना करके अपने साथ लेके जा रहा था। जाते जाते जम्मू कश्मीर के पास में झेलम नदी के किनारे इसने अपना पड़ाव डाला। पड़ाव डालने के पश्चात उसने वहां पर एक युक्ति सूझी और उसने पृथ्वीराज चौहान को मारने की सोची। उस मृत्यु में चंद्रबरदाई की भूमिका यह है कि चंद्रबरदाई ने उस पृथ्वीराज चौहान की उस साधारण मृत्यु को एक असाधारण रूप से उसे बचाने का प्रयास किया, अपनी युक्तियों को उसने लगाने का प्रयास किया, क्योंकि कि मरता क्यों न करता। चंद्रबरदाई एक दरबारी कवि था और उसके बाद भी मतलब वो मोहम्मद गौरी के अधीन दरबारी कवि रहते हुए भी पृथ्वीराज चौहान के प्रति जो प्रेम, जो लगाव था, उस लगाव को कभी उसने टूटने नहीं दिया। इसलिए अंततोगत्वा उसने एक बचाने की युक्ति सूझी और उसी बचाने की युक्ति में पृथ्वीराज चौहान की जीवन की उस घटना में पृथ्वीराज रासो में पृथ्वी चंद्रबरदाई ने इस बात का उल्लेख किया है, इस कहानी का उल्लेख किया है कि उसी झेलम नदी के किनारे पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन का स्टार्ट किया, यानी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के दूसरे युद्ध में 1192 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान के सामने खड़ा हो गया युद्ध करने के लिए। पृथ्वीराज चौहान अभी इस युद्ध को भुला भी नहीं सके थे, तब तक उनके सामने एक दूसरा युद्ध है। हम इसकी स्टोरी को थोड़ा आगे बताते हैं, पहले इनके युद्धों की चर्चा कर लेते हैं। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 ईस्वी में जब पृथ्वीराज चौहान के सामने आए, पृथ्वीराज चौहान युद्ध के लिए तैयार नहीं थे। मोहम्मद गौरी के इस योजनाबद्ध युद्ध को लेकर के पृथ्वीराज चौहान हतोत्साहित हो गए। साथ साथ पृथ्वीराज चौहान को इसने पराजय का मुंह देखना पड़ा। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए 1192 ईस्वी में सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। इसके बाद इस युद्ध में पराजय के पश्चात पृथ्वीराज चौहान को अलग अलग किताबों में या अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बातों को बताते हैं। पृथ्वीराज चौहान को लेकर के बहुत सारी अलग अलग कहानियां हैं। पृथ्वीराज चौहान की मैं बात करूं तो कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी गई थी। कुछ लोग यह मानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान को गिरफ्तार करके और बहुत सारी यातनाएं दिया मोहम्मद गौरी ने। तो अलग अलग बातों को अलग अलग तरह से पेश किया गया है इतिहासकारों के द्वारा। उसको हम लोग कहानियों के रूप में एक पढ़ेंगे। अटैक अगेंस्ट द जयचंद। अब जयचंद के अगेंस्ट भी मोहम्मद गौरी का अटैक हुआ। जयचंद गौरी के फेवर में थे सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध आकर के जयचंद ने 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की मदद की थी। इसके बीच एक इतिहास है, इसके बीच एक अंतर्द्वंद है जो भारतीय राजाओं के बीच संघर्ष के रूप में चलता रहा। इस युद्ध में जयचंद को मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में हराया। हराने के बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु हुई 1206 ईस्वी में। लेकिन मोहम्मद गौरी की अगर मृत्यु की मैं बात करूं तो मोहम्मद गौरी की मृत्यु कुछ ऐसे इतिहासकार कहते हैं कि खोखर ट्राइब के द्वारा इसकी हत्या कर दी गई जम्मू कश्मीर के पास में, जब वो रिटर्न जा रहा था अरब। यानी कि रिटर्न जाते समय यानी वापस जाते समय मोहम्मद गौरी की हत्या कर दी गई खोखर ट्राइब के द्वारा। कुछ अलग कहानियों में एक बात मैं यहाँ पे आपको जोड़ना चाहूंगा कि सेकेंड बैटल ऑफ तराइन के बाद पृथ्वीराज चौहान को जब गिरफ्तार किया गया तो पृथ्वीराज चौहान के साथ जिस प्रकार से गजनी के साथ अल बरूनी ने उसकी सारी कहानियों को, उसके सारे लूटपाट को, सारे
पॉलिटिकल इवेंट्स को इसने लिस्टेड किया था। ठीक उसी प्रकार से पृथ्वीराज चौहान के भी साम्राज्य के, पृथ्वीराज चौहान के भी जीवन की हर घटनाओं को इनके दरबार में रहने वाला एक दरबारी कवि चंद्रबरदाई के द्वारा भी सारी घटनाओं को लिस्टेड किया गया था। चंद्रबरदाई ने इस बात का उल्लेख किया है, इस कहानी का उल्लेख किया है कि उसी झेलम नदी के किनारे उसने एक प्रतिस्पर्धा आयोजित की और पृथ्वीराज चौहान, जैसा कि मालूम है कि पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखों को मोहम्मद गौरी के द्वारा घायल कर दिए गए थे, जिसकी दोनों की दोनों आंखें दृश्यहीन हो गई थी, वह देख नहीं सकती थी या देखने लायक नहीं थी। तो इस प्रकार से वो दोनों आंखों से स्पष्ट रूप से देख नहीं पाते थे। तो चंद्रबरदाई ने एक उस कहानियों में बताया है कि मोहम्मद गौरी के द्वारा ऐसी योजना बनाई गई कि उसे तीर धनुष दिए गए। तीर धनुष देकर के एक तरबूज, या फिर अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं कि तरबूज को एक ही तीर में 2 टुकड़े करने थे। पृथ्वीराज चौहान को उसको बिना देखे मारना था। तो अगर वो उस तरबूज को एक तीर में 2 टुकड़े कर देते तो उन्हें छोड़ दिया जाता, अगर वो नहीं कर पाते तो उनकी हत्या कर जाती। इसी युक्ति में जो आपको मैं बताते यहाँ भी चलता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान शब्द भेदी बाण मारते थे, यानी कि शब्दों से आकलन करके उस ऑब्जेक्ट को वो मेजरमेंट करके फाइंड आउट कर लेते थे कि कौन सी वस्तु कहाँ पर, किस दिशा में, किस स्थिति में स्थित है, और उसके बाद वो उस बिंदु पर अपने बाण को साधते थे। चंद्रबरदाई के द्वारा ये जो चौपाई है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है, एते पे सुल्तान है, मत चूको चौहान। 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, एते पे सुल्तान है, मत चूको चौहान। इस चौपाई में चंद्रबरदाई के द्वारा पृथ्वीराज चौहान को ये सारी की सारी स्थितियां, मोहम्मद गौरी की सारी स्थितियों को ये बता दिया कि मोहम्मद गौरी इतनी दूरी पे इस दिशा में ऐसी स्थिति में वो बैठा हुआ है। और अब क्या, मोहम्मद गौरी की मृत्यु यहीं पे निश्चित थी इस कहानी के अनुसार, या हम कह सकते हैं चंद्रबरदाई के अनुसार। पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी की वहीं पे हत्या कर दी गई। साथ साथ पृथ्वीराज चौहान के पास में खड़ा चंद्रबरदाई अपनी तलवार निकाला और पृथ्वीराज चौहान की हत्या कर दी। साथ साथ जैसा यह माना जाता है कि चंद्रबरदाई की हत्या मोहम्मद गौरी के सैनिकों ने कर लिया। और ऐसा इतिहासकार या ऐसे अनुमान भी लगाया जाता है कि झेलम के पास में तीनों के मृत्यु स्थल के रूप में इंगित भी किया गया है कि पृथ्वीराज चौहान, मोहम्मद गौरी और चंद्रबरदाई की मृत्यु स्थल आज जम्मू कश्मीर, जो कि वर्तमान में पीओके रीजन में पड़ता है, उस स्थान पर इन तीनों की मृत्यु स्थल को भी इंगित किया गया है। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बाद पृथ्वीराज चौहान के साथ क्या हुआ। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन के बाद पृथ्वीराज चौहान की जो स्थिति थी वह मोहम्मद गौरी से हारने वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान एक मजबूत स्थिति में थे और मोहम्मद गौरी को अपने अधीन कर लिया था। पराजय का मुंह देखना पड़ा मोहम्मद गौरी को। हुआ यह कि भारत का यहाँ पे आपको नक्शा दिख रहा है, यहाँ पे आपको मैं बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि भारत की स्थितियाँ क्या थी और उस समय उसके भारत के कुछ साम्राज्य क्या थे। यहाँ पे मैं आपको भारत के अगर क्षेत्रों की मैं बात करूँ तो भारत के क्षेत्रों में पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य का जो क्षेत्र था ये अजमेर और दिल्ली के रीजन में, आप देख सकते हैं यहाँ पे अजमेर और ये दिल्ली, ये अजमेर और दिल्ली के रीजन पे पृथ्वीराज चौहान या चौहान डायनेस्टी का शासन था, जो कि पृथ्वीराज चौहान उस समय के सबसे प्रतापी राजा के रूप में थे। अब दूसरी अगर डायनेस्टी की मैं बात करूँ या दूसरे राजवंश की मैं बात करूँ तो यहाँ पे घरवाल जो कन्नौज जिसकी राजधानी थी, वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रीजन जो घरवाल राजवंश के अधीन था, जिसके प्रमुख राजा, जिसके प्रतापी राजा जयचंद थे। इस और साथ साथ इस गुजरात के क्षेत्रों को अगर हम देखते हैं, यहाँ पे गुजरात के क्षेत्र आपको दिख रहे हैं। गुजरात के क्षेत्रों में सोलंकी या चालुक्य वंश का जो साम्राज्य था, इसके राजा कुमारपाल थे। इन तीनों राजवंशों के बीच किसी न किसी रूप से आपस में संघर्ष होते रहे और संघर्ष का रीजन यही था। इसी समय ये संघर्ष जारी थे, इसके पहले से ही छोटे मोटे संघर्ष होते रहे।
इस संघर्षों के कारण ही जयचंद ने मोहम्मद गौरी की मदद की थी सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में। इस पराजय के बाद ही भारत पर पूर्ण रूप से मुस्लिम डायनेस्टी हम कह सकते हैं या मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार होता चला गया और यहीं तक यह समाप्त नहीं हुआ। यह जो आपको मैं 1206 ईस्वी की मैं बात करूं इसकी मृत्यु के बाद, तो मोहम्मद गौरी का जो गुलाम सेनापति था, जो सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में इसके साथ इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को इस 1206 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु के पश्चात भारत के जो विजित क्षेत्र थे, भारत के जो दिल्ली रीजन के जो क्षेत्र थे, जो कि हम कह सकते हैं खासतौर पे अजमेर, दिल्ली, कन्नौज वाले क्षेत्र, इन क्षेत्रों पर कुतुबुद्दीन ऐबक को राजा बना करके और ये वापस चला गया। जैसा कि मैं वापस जाते समय जम्मू कश्मीर में इसकी कैसे किस प्रकार से मृत्यु हुई, इसका मैंने आपको स्टोरी सुनाई दी है। तो आप देख सकते हैं कि 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद अब दिल्ली सल्तनत चले। दिल्ली सल्तनत के बाद हम देखते हैं कि गुलाम वंश चले। तो ये एक लंबा अध्याय हम देखने को मिलता है हमारे भारत में कि भारत में मुस्लिम साम्राज्य किस प्रकार से प्रवेश किए, मुस्लिम साम्राज्य की किस प्रकार से एंट्री हुई और किस किस तरह से हमारे भारत में मुस्लिम साम्राज्य आगे तक विस्तारित होते चले गए। एक बात मैं और यहाँ पे आपको बता दूं, भारत में मुस्लिम साम्राज्य के इन्वेशंस की अगर मैं बात करूं या इसके आक्रमण की मैं बात करूं, तो जिस प्रकार से सिकंदर को एक चैलेंज था भारत में एंट्री करना, ठीक उसी प्रकार से मोहम्मद कासिम या महमूद गजनवी को भी एक चैलेंज था भारत में एंट्री करना। भारत में एंट्री करने के लिए महमूद गजनवी ने उन क्षेत्रों का चुनाव नहीं किया या उस रास्तों का चुनाव नहीं किया जो कि सिकंदर ने किया था। सिकंदर महमूद गजनवी का जो भारत में एंट्री का जो पॉइंट्स है, एंट्री के पॉइंट्स में ये खैबर पास की पहाड़ियां जो कि पीओके रीजन और जम्मू कश्मीर के क्षेत्रों में पड़ती हैं, उस खैबर पास की पहाड़ियों से होते हुए भारत में एंट्री किया था। देख सकते हैं आप यहाँ से ऐसे आप खैबर पास की पहाड़ियां और पहाड़ियों से होते हुए ये इस रीजन से भारत में एंट्री किया था, जिससे कम से कम इसको नुकसान पहुंचे और साथ साथ ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में लूटपाट कर सके। महमूद गजनवी का अगर रिकॉर्ड हम देखते हैं तो महमूद गजनवी के ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड लूटपाट के लिए माने जाते हैं और इसने अपनी धन संपदा को काफी तौर पे समृद्धशाली भी बनाया। आइए हम लोग इसमें बहुत सारी जानकारियों को देखते हैं, एक बार रिमाइंड कर लेते हैं जो कि हमारे इंटरनल क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। पहला अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट मुस्लिम अटैक 712 ईस्वी में, फर्स्ट मुस्लिम अटैक अगर देखते हैं सफल मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में। अगर फर्स्ट मुस्लिम अटैक के बाद अगर हमारे सामने अगर जो क्वेश्चन आते हैं तो महमूद गजनवी की बात करता हूं तो महमूद गजनवी के पहले अटैक 1180 महमूद गजनवी के द्वारा भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी के अंतिम अटैक भारत पर, मोहम्मद गजनवी का अंतिम अटैक 1027 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी का भारत पर प्रमुख और भारत के दृष्टिकोण से सबसे विनाशकारी अटैक अगेंस्ट द सोमनाथ टेम्पल। सोमनाथ टेम्पल के विरुद्ध जो आक्रमण थे 1025 ईस्वी में। ये इंपॉर्टेंट अटैक मोहम्मद गजनवी के द्वारा किए गए। मोहम्मद गौरी के अगर मैं बात करूं तो मोहम्मद गौरी 1173 से लेकर के 1206 ईस्वी तक भारत पर लगातार आक्रमण करते रहे। 1175 में पहले इसके आक्रमण हुए मुल्तान के विरुद्ध, 1178 में इसके पाटन के विरुद्ध, 1180 में पेशावर के विरुद्ध। साथ साथ इसके दो इंपॉर्टेंट युद्ध जो कि कॉम्पिटिशन एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, इसमें पृथ्वीराज चौहान की विजय हुई। सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, इसमें मोहम्मद गौरी की विजय हुई। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, 1192 सेकेंड बैटल ऑफ तराइन। अटैक अगेंस्ट द जयचंद, जयचंद के विरुद्ध इसने 1194 में युद्ध किया। इसी यहीं पे जयचंद की हत्या कर दी गई। साथ साथ मोहम्मद गौरी की मृत्यु जो है ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन में, ये इंटरनल क्वेश्चन के रूप में हमारे हो सकते हैं। 1206 ईस्वी में मोहम्मद गौरी की हत्या या मृत्यु। महमूद गजनवी के समय भारत में आने वाला इतिहासकार अलबरूनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक तहकीके हिंद, किताबुल हिंद या फिर भारत की खोज। साथ साथ पृथ्वीराज चौहान की जीवन पे आधारित कहानियों को लिखने वाला चंद्रवरदाई, उसके जीवनी या उसके जीवन पे आधारित पुस्तक का नाम पृथ्वीराज रासो। आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप इसे नोट करेंगे, याद करेंगे। थैंक यू, थैंक्स लॉट।